हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग बहुत कुछ पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक ना। परावर्तन पूरा समाप्त कर दिया हमने, उससे दो तीन चार सवाल जो एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया सवाल एकदम ठीक बढ़िया बढ़िया हमने बता दिया। अभी और सवाल आपको पीछे बताएंगे। अब हमने अपवर्तन स्टार्ट कर दिया, रिफ्रैक्शन, ठीक ना बेटा। पिछला क्लास हमारा रिफ्रैक्शन का था जो कि काफी जबरदस्त था। हमें उम्मीद है कि आप देखेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त समझ में आएगा, इसलिए जरूर आप देखें बेटा, किसी भी हालत में उसको जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या, मेरे साथ एक छोटी सी घटना घट गई, ठीक। हम पढ़ा रहे थे लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, ठीक। तो बोर्ड पे लिखा हुआ पड़ा है, तो उसी से फिर से हम, ठीक ना, समझा देते हैं आपको। खूब बढ़िया से समझा देंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, और ठीक ना, और आपको समझ में भी बढ़िया आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि खूब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। और आज का क्लास है अपवर्तनांक के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कठिन है, ठीक है, बहुत कठिन है। ये क्लास 12 से भी रिलेटेड है, ठीक ना। अब क्लास 12 और क्लास 10 का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सेम तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। अगर 12th वाले में भी आप देखेंगे तो एकदम यही है, और 10th में भी यही है, थोड़ा सा ऊपर हाई लेवल है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भैया हो यहाँ पे, ठीक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो सुन लीजिए ध्यान से कि एक संख्या है अपवर्तनांक, और किनको दी जाती है, पारदर्शी माध्यमों को दी जाती है ये संख्या, ठीक है। संख्या का मतलब किसी एक तो दिमाग में बैठा ही लीजिए कि अपवर्तन आप पढ़ने लगे तो केवल और केवल किसकी बात हो रही है, पारदर्शी माध्यम, मतलब जिनमें प्रकाश क्या कर सकता है, चल सकता है। केवल और केवल उन्हीं की बात हो रही है जिनमें प्रकाश क्या कर सकता है, चल सकता है, ठीक। यानी अपवर्तनांक किससे बना हुआ है, अपवर्तन शब्द से। अपवर्तन कहां होता है, अपवर्तन कहते किसे हैं, हमने आपको बता दिया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक भैया। जब प्रकाश एक माध्यम से कहां जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन, ठीक, बढ़िया, ठीक बेटा, अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन से ही अपवर्तनांक बना है, यानी अपवर्तनांक जो है माध्यमों का होगा, माध्यमों को संख्या दी गई है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और किन माध्यमों का, पारदर्शी माध्यम। तो अपवर्तनांक जब भी आए तो आप समझ जाएंगे पारदर्शी माध्यमों का ही अपवर्तनांक होता है, जैसे वायु का हो गया, जल का हो गया, कांच का हो गया, हीरा का हो गया, ठीक, इनका अपवर्तनांक होगा। ये नहीं कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, इनका नहीं, क्योंकि ये क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। तो अपवर्तनांक उन्हीं का होगा जो पारदर्शी, यानी जिनमें प्रकाश क्या कर सकता है, चल सकता है। तो चलिए बेटा, अपवर्तनांक को हम डिटेल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखें कितना बढ़िया तरीके से हमने, ठीक, लिखा, एकदम लिख लिख के समझा रहे थे बेटा, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो चलिए, ठीक, हालांकि हमने इसको मिटाया नहीं था, तो इस लिखे हुए पे ही फिर से हम समझा देते हैं और कम टाइम में ही कवर कर देंगे, ठीक। और आपको ही नहीं घबराइएगा मत, एकदम बढ़िया समझ में आने वाला है, ठीक। तो देखें क्या कह रहा है। सबसे पहले अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अपवर्तनांक बेटा हो दो प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के, दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक ना। एक को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे को हम लोग कहते हैं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हिंदी में देखें, एक को भैया हो हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे और दूसरे को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष। तो सबसे डिटेल में हम लोग, खूब डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं किसके बारे में, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में खूब डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा पूरा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है निरपेक्ष, पूरे डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। देखें निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते किसे हैं, दो परिभाषाएं हैं इसकी। एक परिभाषा से तो कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन दूसरी परिभाषा हम लोग के बहुत मतलब का है, ठीक, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। हालांकि दोनों परिभाषाएं आप याद रखिएगा, एग्जाम में आए तो दोनों लिख सकते हैं, आसान है, कठिन नहीं है, ठीक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात के सापेक्ष, भैया ध्यान दीजिएगा, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, ठीक, को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अथवा मेन परिभाषा क्या है वो देखें आप, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जहां कुछ भी, निर्वात का मतलब क्या, कुछ भी नहीं हो, जहां यहां तक कि गैस भी ना हो, एकदम खाली, कुछ भी नहीं,
वैक्यूम गैस भी वहां से निकाल लिया जाए तो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो देखें बेटा, ध्यान दीजिए कितना बढ़िया, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात, ध्यान दीजिएगा मेरी बात समझिए पहले, ठीक, अपवर्तनांक किसका होगा? पारदर्शी माध्यम का होगा जिसमें प्रकाश क्या कर सकता है? चल सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ होगी, उसमें जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है उसमें भी प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल में यदि माध्यम की प्रकाश की चाल से डिवाइड कर देंगे तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मिलता है, ठीक, जिसे हम केवल अपवर्तनांक भी कह सकते हैं या कहते ही हैं। ठीक, तो समझे बेटा, ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जिस चाल से प्रकाश चल रहा हो उस प्रकाश की चाल में, ठीक, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, कि अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल में उस माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर दीजिए, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा। जैसे देखें इधर भैया, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, बाबू ध्यान दीजिएगा, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम, यही चीज देखें, इसी को हम फार्मूले के रूप में लिख रहे हैं, ध्यान दें आप, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वही एक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को बाबू वो सी से प्रदर्शित करते हैं, सी, और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से, तो क्या हो जाएगा बेटा? c बाई वी। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को आज से जानिए बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से, कहीं कहीं म्यू से भी दिखाया जाता है लेकिन यन से आप याद रखिएगा। तो यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई वी, यानी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान का बेटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, सही है। ठीक, अब देखें ये जो C है बाबू, C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये फिक्स होती है। ये तो कई दिनों से हम लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग कई बार पढ़ चुके कि निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है एकदम, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एकदम कांस्टेंट है, नियतांक, नियत। ठीक, तो आप बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल ये नियत हो गई। तो जब C का मान नियत हो जाएगा बाबू, ध्यान दें, C का मान नियत हो जाएगा तो जब नियतांक को हटाते हैं तो बराबर भी हट जाता है, और बराबर हट करके यहां समानुपाते का चिन्ह आ जाता है। तो यन समानुपाते 1/v होता है, यन समानुपाते, ठीक, 1/v। कितना बढ़िया पॉइंट आ रहा है, यन समानुपाते 1/v आ गया। इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इससे स्पष्ट होता है कि जिस माध्यम, यहां क्या इसका मतलब, यन समानुपाते 1/v या यन व्युत्क्रमानुपाते भी, यन समानुपाते 1/v का मतलब क्या बेटा? जब v बढ़ेगा, इधर वाला व्युत्क्रमानुपाते का है संबंध, तो v बढ़ेगा तो यन घटेगा, v घटेगा तो यन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा वो कम होगी उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक हो। और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी? जरा सोचिए, इस माध्यम में, जो माध्यम सघन होगा, पारदर्शी माध्यम तो होगा ही, और उसमें भी जब सघन होगा ना, सघन का मतलब यह उसके अणु पास होंगे ना बेटा, तो उसमें प्रकाश को चलना कठिन होगा। ये प्रकाश के साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी ये होता है। आप देखेंगे भीड़ भाड़ होगी तो वहां हमारी स्पीड बाइक की, ठीक, या जो भी गाड़ी हमारे पास उसकी स्पीड कम होगी, और जैसे ही खाली मिलेगा तेज चलेंगे। वही बात प्रकाश में भी है, ठीक, सघन माध्यम होगा, अणु पास होंगे, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक, और अणु दूर होंगे, कम सघन होगा तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो आप जरा सोच के देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्या हमने लिखा? इससे स्पष्ट होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी कम होगी, ठीक, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उतना ही, यानी उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। जिस प्रकाश की चाल कम होगी, एकदम स्पष्ट है, प्रकाश की चाल कम होगी माध्यम में तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, कितना बढ़िया। अर्थात यदि माध्यम सघन है तो भैया हो, देखिए ना बेटा, अर्थात यदि माध्यम सघन है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। सही बात है, सघन माध्यम है, उसका घनत्व तो ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल बेटा हो कम होगी, ठीक, जिसके कारण उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक हो। मतलब कितना बढ़िया पॉइंट, यदि माध्यम सघन है, उसका घनत्व तो ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी,
और जब प्रकाश की चाल कम होगी तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा। अभी तो हम अधिक कम अपवर्तनांक बता रहे हैं, फिर अपवर्तनांक की वैल्यू बताएंगे आपको, घबराइए मत, ठीक। तो देखें इसका मतलब, ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि यदि ठोस है कोई पारदर्शी माध्यम, ठोस में कांच है, हीरा है, इसमें प्रकाश चल सकता है, ठीक, पारदर्शी माध्यम। तो यदि कोई माध्यम ठोस है तो उसमें प्रकाश की चाल बाबू हो क्या होगी, कम होगी। अब प्रकाश की चाल कम होगी तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भैया हो बेटा हो क्या, ज्यादा होगा बाबू, ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक ना। तो देखें, तो ठोस है यदि तो सघन होगा तो उसका उसमें प्रकाश की चाल कम होगी तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। द्रव होगा तो उससे कम अपवर्तनांक, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। गैस होगा तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ये एकदम बढ़िया। तो यहां तक समझ में आया होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, एकदम मस्त। अब अगले वाले पे चल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले पे ध्यान दें। नेक्स्ट वाला, आपके नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। कुछ माध्यम हमारे पास हैं जिनका निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने लिख लिया, एक बार समझा दिया है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक, तो क्या किया जाएगा, फिर वही लिखे हुए को फिर से कम टाइम में आपको समझा देते हैं, मस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात, एकदम समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, ये माध्यम है ना, ये माध्यम, यहाँ पे माध्यम लिखा है हमने, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम में बेटा देखें, माध्यम में क्या ले लिया हमने, निर्वात ले लिया, वायु ले लिया, जल, कांच, हीरा, ये सब पारदर्शी माध्यम है, सब में प्रकाश चल सकता है। तो इनका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। यदि निर्वात है बेटा तो सबसे कम निर्वात का अपवर्तनांक होता है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आप जान रहे हैं जहां प्रकाश की चाल अधिक होगी वहां अपवर्तनांक कम, और जब सबसे अधिक होगी प्रकाश की चाल तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसका मतलब भैया, यहां निर्वात का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि ये सबसे क्या होता है, कम, सबसे कम होता है, 1 होता है, 1 से कम अपवर्तनांक संभव नहीं है, अपवर्तनांक 1 सबसे कम होता है, ठीक है बेटा। अब देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इधर देखें, अब देखें वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1 न होकर 1.0082, ठीक, इतना होता है, लगभग 1 मान सकते हैं बेटा, 1 मान सकते, ठीक। अब जल उससे सघन हो गया, सघन हो गया तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से ज्यादा हो जाता है, 1.33 या 4/3 भी कैसे। कांच और सघन हो गया, जल से सघन हो जाएगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ठीक, 1.5 बेटा हो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यानी इसे हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 3/2, ठीक। और हीरे का जो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीरे का इसमें, ठीक, और कितना बेटा, 5/2 यानी 2.5। तो ये है अपवर्तनांक कुछ माध्यमों की, ठीक। सामान्य रूप से क्या स्पष्ट हो रहा है, जैसे जैसे सघनता, हाँ देखें बेटा, तो हम लोग यहां पे देखेंगे इनका सबका क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक ना। और अपवर्तनांक जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी कम होगी अपवर्तनांक उतना है। और प्रकाश की चाल कम किसमें होगी, जिसमें जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा, जितना सघन माध्यम होगा, घनत्व जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक बेटा वो क्या होगा, अधिक, ठीक। यानी हम कह सकते हैं माध्यम का घनत्व ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक, ठीक, यहां पे ज्यादा होगा। जितने सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, या प्रकाश की चाल कम होगी तो उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है भैया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पूछा जाता है हम लोगों से, ठीक। तो इस कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल है, कांच एवं हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल, कांच और हीरा, जल में और कांच में और हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। हालांकि इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। VW, ये जल में प्रकाश, W का मतलब वाटर, वाटर में प्रकाश की चाल है VW, G का मतलब ग्लास, ग्लास में यानी कांच में प्रकाश की चाल है, D का मतलब डायमंड यानी हीरा में प्रकाश की चाल, ये ज्ञात करना है, ठीक भैया। देखें, हम जानते हैं कि जल, कांच एवं हीरा का अपवर्तनांक क्रमशः, ठीक, पढ़ चुके हैं हम लोग, 4/3 जल का है, देख रहे हैं ना आप, 4/3 जल का है, और कांच का कितना, 3/2, और हीरा का 5/2 है, ठीक है। अब हमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, यन जो निरपेक्ष अपवर्तनांक C/V होता है, ठीक, पढ़े अभी पढ़े, यन इज इक्वल टू भैया हो C/V, तो V इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, C/N होगा। V इज इक्वल, V यहां लेके जाएंगे यानी यहां, तो C/N,
तो वी डब्ल्यू यानी सबसे पहले पानी में प्रकाश की चाल वी डब्ल्यू बराबर, ठीक ध्यान दें आप, ये सी प्रकाश की चाल निर्वात में है सी, भूलेंगे नहीं, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 होती है, और यन यहाँ पे यन डब्ल्यू, और यन डब्ल्यू हमें पता है 4/3, तो 4/3 रख देंगे बेटा, ठीक, तो 9/4 आ जाएगा, तो ये डिवाइड करेंगे 9 में तो 2.25 आ जाएगा इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी, जबकि पानी की बात आ जाएगी भैया, तो पानी में वाटर में प्रकाश की चाल 2.25 घट गई। निर्वात मतलब कुछ भी नहीं है, तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, तेजी से चलेगा। पानी आ गया भैया तो उसमें और पास पास आ गए, तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और कितनी कम हो जाती है, 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, बढ़िया। अब ग्लास में प्रकाश की चाल Vg बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C अपान ग्लास का अपवर्तनांक यानी Ng, C/Ng होगा, ठीक, Vg बराबर C/Ng, तो C/Ng, Ng की वैल्यू बेटा कितना होता है 3.2, हमें पता है, ठीक, 3.2, 3 इंटू 10 पावर 8 अपान 3.2, 3/2 हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर गया, यानी ग्लास में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरीके से भैया हो बाबू हो, हम लोग हीरा में प्रकाश की चाल Vd बराबर 3 इंटू 10 पावर 8 अपान 5/2 हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल अपान हीरा का अपवर्तनांक, हीरा में प्रकाश की चाल, ये 2 ऊपर जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, 6 में 5 से 1.2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी, किसमें, हीरा में प्रकाश की चाल। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन, और ठीक इसी जितना हमें पढ़ा है उसी पर आधारित था ये क्वेश्चन, तो हमें उम्मीद है कि यदि कुछ खूब बढ़िया से सब पढ़ लेंगे तो ये सवाल आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। भैया ध्यान दें आप, हम लोग चलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, पीछे चल लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो अब हम लोग चलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक पर। हाँ देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक, हाँ देखिए बेटा, हाँ देखिए बेटा, तो सापेक्ष अपवर्तनांक ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो किसी सापेक्ष नाम से क्लियर, सापेक्ष का मतलब तुलना, किसी एक के सापेक्ष दूसरे का। अब तक क्या था कि उसका शुद्ध शुद्ध अपवर्तनांक था, किसी माध्यम का शुद्ध शुद्ध यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी किसी माध्यम से तुलना नहीं की। अब सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक की तुलना दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक से करेंगे, तब जाके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यानी किसी एक माध्यम के सापेक्ष, परिभाषा कितनी बढ़िया, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जरा देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं माना एक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है तथा इसमें प्रकाश की चाल v1 है। मान लेते एक माध्यम ले लिया, कोई भी माध्यम ले लिया, उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और उसमें प्रकाश की चाल v1 है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं n इज इक्वल टू c/v, पढ़े एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, n इज इक्वल टू c/v, यानी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बेटा ध्यान दें आप, n इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपान उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उम्मीद है कभी नहीं भूलेंगे, ये होगा। अब बताइए, एक माध्यम हमने ले लिया, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक बेटा n1 है और उसमें प्रकाश की चाल कितनी है v1, तो ठीक n1 इज इक्वल टू c/v1 होगा, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, n1 इज इक्वल टू c/v1, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, ठीक है। फिर बेटा ध्यान दें, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दूसरे माध्यम का, देखें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, बेटा हो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, n2, तथा उस माध्यम में उस माध्यम में
देखो बेटा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, v2 है, ठीक। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है, ठीक है। तो v2 है, तो ये इसी हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, n2 इज इक्वल टू c बाई v2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त है। अब देखिए जरा, हाँ देखिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब जानते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये पहला माध्यम मान लेते हैं, ये दूसरा माध्यम है, ठीक। एक माध्यम या पहले माध्यम, ठीक ठीक, ये पहला माध्यम, ये दूसरा, बल्कि हम यहां लिख भी देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहां हम लिख देते हैं पहला माध्यम, माना पहले माध्यम, ठीक। अब सही है, अब तो एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, जरा समझने की कोशिश करें आप लोग, ठीक, एकदम बढ़िया। अब यहाँ पे एक माध्यम का ये है n1 अपवर्तनांक और दूसरे का n2 है। एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, दूसरे का निरपेक्ष n2। अब एक के सापेक्ष दूसरे का, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का निरपेक्ष, जरा एकदम ध्यान से, यहीं पे कठिन होगा थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, इसके सापेक्ष भैया वो पहले, हाँ देखें जरा, पहले माध्यम की सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, ध्यान दे बेटा, पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो जानते हैं यहां को क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है बेटा, ठीक, इसे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक करेंगे, क्योंकि दूसरे का शुद्ध शुद्ध नहीं है ये पहले की तुलना में दूसरे का है, पहले के सापेक्ष। तो एक चीज याद रखिएगा, पहले के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसे शार्ट में, ध्यान दीजिएगा, इसे 1n2, ठीक बेटा, 1n2। ये क्या बताएगा, ये 1 का मतलब ये पहला माध्यम है, 2 का मतलब दूसरा। तो यहां जो रहेगा याद रखिएगा, जो पहले रहेगा उसके सापेक्ष होगा, जो बाद में रहेगा उसका होगा। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का है, तो इसका मतलब पहले पहले लिखेंगे, दूसरा बाद में। तो जैसे 1n2 लिख दें, चाहे ये पढ़िए पहले या माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को सांकेतिक भाषा में यदि लिखना चाहें तो 1n2 लिख सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1n2, ठीक, ये है। अब पहले जो जिसके सापेक्ष वो पहले, जिसका रहेगा वो बाद में, 1n2 यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का, ठीक है। अब ये बराबर बेटा ध्यान दें, जिसका रहता है अपवर्तनांक, जिसका सापेक्ष अपवर्तनांक रहेगा उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक में जिसके सापेक्ष निकालना है उससे क्या करेंगे, डिवाइड। सही बात है, जिससे तुलना करनी है उसे भाग देना पड़ेगा, जिसका है उसमें। तो है किसका, दूसरे का है, किसके सापेक्ष, पहले के। तो दूसरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहले के निरपेक्ष अपवर्तनांक से भाग देना होगा, क्योंकि दूसरे का है पहले के सापेक्ष, दूसरे का है पहले के सापेक्ष, मतलब दूसरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहले के निरपेक्ष अपवर्तनांक से बेटा डिवाइड करेंगे, तब जाके ठीक दूसरे का मिलेगा पहले के सापेक्ष, ठीक है, एकदम बढ़िया। 1n2 इज इक्वल टू n2 अपान n1। चलिए और डिटेल करते हैं, n2 और n1 हमारे पास है यहाँ पे, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, n2 को क्या लिख सकते हैं, जरा देखें इधर, n2 को बेटा हो c अपान क्या लिख सकते हैं, v2, और ये अपान n1 को क्या लिख सकते हैं, c अपान v1। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ठीक। चलिए अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1n2, एकदम ध्यान से, एकदम इत्मीनान से पढ़े आप, इसको क्या लिख सकते हैं, c अपान v2, ये ऊपर भागेगा v1 अपान c से क्या हो जाएगा, कैंसिल बाबू। तो 1n2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, v1 अपान v2। एक
इसी को शॉर्ट में इसी को लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 अपान क्या n1, और इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा v1 अपान क्या v2। ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त। ठीक है, ये हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम। जैसे कुछ चीजें हम बता लेते हैं आपको, जैसे कह दिया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु का मतलब एयर, ए से लिखेंगे। आप जानिए एयर को ए से, वाटर को डब्ल्यू से, ग्लास को जी से, डायमंड को डी से। तो जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कह दिया तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो ए एन डब्ल्यू, मतलब ए का मतलब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है किसका, जल का। ए एन डब्ल्यू वायु के सापेक्ष जल का, जिसके सापेक्ष वो पहले, जिसका रहेगा वो बाद में, ए एन डब्ल्यू। और ए एन डब्ल्यू को बेटा क्या लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू अपान क्या एन ए, कभी मत भूलिएगा। हम चाहें तो लिख सकते हैं जल के सापेक्ष वायु का, तो डब्ल्यू एन ए, तो डब्ल्यू एन ए बेटा क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, हमें उम्मीद है नहीं भूलेंगे। ठीक, हमने कह दिया कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का, तो जी एन ए, कांच के सापेक्ष वायु का जी एन ए, और जी एन ए बेटा क्या हो जाएगा, एन ए अपान क्या एन जी। ठीक, एकदम सही। अभी हमने कह दिया वायु के सापेक्ष कांच का, तो ए एन जी बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक, एन जी अपान क्या एन ए। ठीक, ये सब नहीं भूलेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप फिर से देखें, अभी हमने कह दिया कांच के सापेक्ष जल का, जी एन डब्ल्यू। ठीक, कांच के सापेक्ष, सापेक्ष किसके है, कांच की, किसका है, जल का। ठीक, तो जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक में जिसके सापेक्ष यानी कांच के, तो डिवाइड कर देंगे। इसी को बेटा हम लोग ऐसे लिखना चाहे डब्ल्यू एन जी, तो क्या पढ़ेंगे इसे बताइए, डब्ल्यू एन जी यानी जल के सापेक्ष कांच का, वाटर के सापेक्ष ग्लास का, तो है किसका, ग्लास का, और किसके सापेक्ष वाटर का, तो इसे डिवाइड करना होगा। तो हमें उम्मीद है कि सापेक्ष अपवर्तनांक आप कभी नहीं भूलेंगे कैसे लिखा जाता है और उसका फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, एकदम नहीं भूलेंगे आप, एकदम याद रखिएगा। हम इसको घेर देते हैं ताकि आप ठीक एकदम मत भूलिएगा इसको। सही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, हाँ जरा देखें, हाँ सुने आप, इस तरीके से ये क्या आ गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, ध्यान दें, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, पहले के सापेक्ष दूसरे का है तो 1 n2 बराबर n2, यानी जिसका है उसमें जिसके सापेक्ष निकालना, भाग देंगे n2 अपान n1। n2 बेटा क्या हो जाएगा, ठीक, n इजिकल टू सी बाई वी से n2 इज इक्वल टू सी बाई वी2, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं n2 इज इक्वल टू सी बाई वी2, n1 इज इक्वल टू सी बाई वी1, तो सी बाई वी2 अपान सी बाई वी1 कर लिया हमने, सी बाई वी2 इंटू वी1 बाई सी करेंगे, वी1 बाई पलट जाएगा, गुड़ा होगा, डिवाइड था, गुड़ा हुआ तो पलट दिया, मल्टीप्लाई हुआ, सी सी से कैंसिल हो गया, v1 अपान v2 आ गया, 1 n2 इज इक्वल टू v1 अपान v2, 1 n2 बराबर क्या, n2 अपान n1, तीनों को साथ लिखेंगे तो 1 n2 बराबर n2 अपान n1 बराबर v1 अपान v2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका उल्टा, यानी दूसरे के माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ध्यान दे बेटा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, हाँ देखें बेटा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, जहां सापेक्ष आ जाए तो समझ जाएंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक है। सही है, ठीक, देखें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे इसको बताइए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष है उसको पहले, और पहले का अपवर्तनांक है तो 2n1, तो हम लिख पाएंगे इसको बेटा 2n1, ठीक ना, तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे, जिसका है यानी पहले का है तो पहले वाले में किसके सापेक्ष दूसरे के, तो दूसरे से क्या कर देंगे डिवाइड, तो n1 अपान n2। अब बेटा हो n1 की वैल्यू क्या आई है, c बाई v1 आई है, अपान n2 की वैल्यू क्या आई है, c अपान v2 आई है, एकदम सही। ठीक, अब पलट जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, और जब पलटेगा तो एकदम याद रखिएगा 2n1 इज इक्वल टू c बाई क्या v1 इंटू v2 बाई c, c से कैंसिल हो गया बाबू, तो 2n1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, v2 अपान क्या v1, ठीक, 2n1 इज इक्वल टू v2 अपान v1, 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़िएगा, है बहुत महत्वपूर्ण और कठिन है थोड़ा सा, ठीक ना, कठिन है, खूब ध्यान से इसमें, और इसमें भी लेवल हमने थोड़ा हाई कर दिया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा।
तो 2n1 इज इक्वल टू V2 अपान क्या आ गया V1। चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए 2n1 को क्या लिख सकते हैं भैया, n1 अपान n2, और ये V1 V2 के रूप में क्या आ गया है, V2 ऊपर हो गया अपान क्या V1। ठीक, तो एकदम याद रखिएगा ये भैया हो, ठीक है, मस्त है, एकदम सही। ठीक, चले, ये हो गया एक के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के सापेक्ष पहले का, दोनों को बता दिया हमने। ठीक, अब अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करें, ठीक, इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन क्या मान लें, सेकेंड। ठीक, तो चलिए यहां पे क्या मिलने वाला है, कितना बढ़िया पॉइंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां भैया हो सफेद ही हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां क्या मिलने वाला है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकेंड। फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से डिवाइड कर लिया। फर्स्ट क्या बेटा देख रहे हैं आप, 1n2, देखें ऐसे लिख सकते हैं 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू, जरा देखें कौनों एक ले लीजिए, V1 V2 वाला ही ले लीजिए। ठीक, इधर वाला, तो इधर 1n2 इंटू 2n1 बराबर यही ले लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बराबर क्या लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा V1 अपान V2 इंटू V2 अपान V1। आप जैसा कि देख रहे हैं V1 V1 से कैंसिल, V2 V2 1 आ जाए, तो याद रखेंगे 1n2 कितना बढ़िया पॉइंट इंटू 2n1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसमें से किसी एक को यदि निकालेंगे, उल्टा हुआ यानी 1n2 इंटू 2n1, तो आप समझ जाएंगे किसी एक को निकालेंगे तो एक में दूसरे वाले से क्या करना होगा, उल्टे वाले से भाग देना होगा। ठीक, अभी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो जाए यानी 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान 2n1 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, लेवल थोड़ा सा हमने बढ़ाया हुआ है, तो आपको थोड़ा मेहनत से पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। तो ये हमने बता दिया। चलिए इस पे कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं, इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। हाँ, कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं भैया। ठीक है, देखिए बेटा कुछ सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, देखें एग्जाम्पल, बढ़िया सवाल, एकदम आसान, ध्यान देंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। कह रहा है वायु के सापेक्ष देखें बेटा, ध्यान दें, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, तो उल्टा कर रहा है, ध्यान दें आप, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हाँ, ये हमसे पूछ दिया। ठीक, वायु का अपवर्तनांक ज्ञात, ठीक, कीजिए। ठीक, तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत आसान सवाल, एकदम पढ़े होंगे तो आप तुरंत देखते देखते आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हाँ, क्या दे दिया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक यानी ANW, कितना दे दिया बेटा, 4/3। हमसे पूछ दिया क्या हो, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, उल्टा किया हुआ है कि नहीं, इधर का उधर उधर, और जब भी इधर का उधर उधर का इधर क्या रहे तो इनका गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ हमने बताया हुआ है 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ हम क्या लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, यानी ANW इंटू WNA बराबर भैया हो कितना, 1। ANW कितना दिया हुआ है, ANW वायु के सापेक्ष ये 4/3, बेटा ये दे दिया 4/3 इंटू WNA, ठीक 1 है। अब हमें क्या निकालना है, WNA, ये 1 अपान क्या लिख पाएंगे, 4/3, सही है ना। अब ये 3 कहां जाएगा, ऊपर,
तो डब्ल्यू एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 3/4। ठीक, कितना बढ़िया सवाल, एकदम मस्त। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगर तीन माध्यम आ जाए तो उसके लिए हम बता देते हैं आपको, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, तो चलिए तीन माध्यम वाला आपको बता देते हैं। देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, तीन माध्यम, यदि तीन माध्यम आ जाए तब क्या होने वाला है। हाँ देखें, हाँ देखें, तीन माध्यम, जैसे बेटा मान लेते हैं, मेरी बात समझेंगे, ऊपर मान लेते हैं हवा है, बीच में जल है, फिर ये कांच है, और फिर हवा है। ठीक, तीन माध्यम है इसमें। इधर क्या है, वायु, ऊपर वायु है, यहां क्या है, जल है, अंदर क्या है, कांच है, ध्यान दीजिएगा, और फिर नीचे क्या आ गई, वायु। ठीक, इसका जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का एन ए, जल का क्या होता है बेटा, एन डब्ल्यू, कांच का क्या होता है, एन जी, और फिर वायु आ गई तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक एन ही होगा। सही है, ठीक। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश चल रहा है इसमें, तीन माध्यमों के लिए बता रहे हैं। यहां हम लोग तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं। कितने माध्यमों के लिए, तीन। यहां लिख देते हैं, याद रखिएगा आप, कितने, हाँ, तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक। ठीक, हालांकि ये 12th में, हाई स्कूल में तो है नहीं, लेकिन फिर भी जानिए आप, तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक, जब अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं। एक 5 मिनट और लगेगा। देखिए बेटा, तो मान लेते हैं कि ये प्रकाश जा रहा है यहाँ पे, ठीक, तो ये अविलंब है, ठीक ना, ये प्रकाश की किरण जा रही है। ऊपर कैसा माध्यम है, वायु है, नीचे जल है, यानी विरल है, सघन है। तो आप समझ सकते हैं, सघन में जाएगी तो थोड़ा अविलंब की ओर झुक गई, ठीक, झुक रही होगी, ध्यान दीजिएगा। ये फिर अविलंब है, फिर जल से कांच में तो और झुक जाएगी अविलंब की, ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर कहां जाएगी, कांच से वायु में, तो एकदम विरल हो गया, तो अविलंब से दूर भागेगा इसे। ठीक, ऐसे प्रकाश जाएगा इसमें। ठीक, लेकिन यहां एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, ठीक, एक चीज एकदम याद रखिएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम कैसे लिख पाएंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू। ठीक, ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी बताइए ना आप, एन डब्ल्यू अपान एन हो गया। ठीक, फिर बेटा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष यानी डब्ल्यू एन जी, और डब्ल्यू एन जी बराबर क्या लिख पाएंगे बेटा, एन जी अपान एन डब्ल्यू, एकदम सही। फिर क्या कह रहा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच से वायु में जा रहा है, यहां लिख दे रहे हैं, कांच के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, जी एन ए, और जी एन ए बराबर एन ए अपान क्या, एन जी, ये तीनों हैं। ये वायु के सापेक्ष जल, वायु से जल में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल से कांच में जा रहा है तो जल के सापेक्ष कांच का, कांच से हवा में जा रहा है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, एकदम मस्त। अब चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों का देखें क्या होता है, ध्यान देना है आपको, यानी ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू क्या, जी एन ए, क्रम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो देखें यहां पे क्या आ गया, एन डब्ल्यू अपान क्या, एन ए, इंटू इसको क्या लिख पाएंगे, एन जी अपान एन डब्ल्यू, इसको क्या लिख पाएंगे बेटा, एन ए अपान एन जी। कितना बेहतरीन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, ये एन ए, यहाँ एन ए से कैंसिल, एन जी से कैंसिल, एन डब्ल्यू से कैंसिल हो गया, सब कैंसिल, वन आ गया। तो तीन माध्यम भी इस क्रम में होंगे, ध्यान देना है आपको, यानी ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए, और ये मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आता है, वन की। ठीक, ये वन होगा, ठीक ना, एकदम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर वन होगा बेटा, वन होगा। ठीक है ना, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। अब देखिए जरा, अब इसमें एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, बढ़िया सवाल। ठीक, यहीं पे सवाल कर लेते हैं। देखें, एक बढ़िया सवाल इस पे करेंगे, आप एकदम खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे।
ठीक, एकदम समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बेटा, ठीक, हाँ, सवाल सवाल सवाल, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायु के सापेक्ष बेटा जल का अपवर्तनांक। हाँ देखें, वायु के सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक कितना दे रहा है? ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे दिया? 4/3। फिर कह रहा है, ठीक, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का, तो ये आ जाएगा 8/9 दे रहा है। ठीक हो तो, ध्यान दीजिएगा, हो तो क्या ज्ञात करना है हमसे? हमसे कह दिया तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष बहुत सारे सवाल भी हमने बताया आपको, ठीक ना, और इस सवाल को आप लगा लेंगे, एकदम कहानी खत्म हो जाएगी। ध्यान दें, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हाँ, ठीक, ये देखिए, ठीक भैया, ये हमसे पूछ दिया, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए बेटा, तो चले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग, संकेत सिंबल के। वायु के सापेक्ष जल का, यानी क्या हो जाएगा? ANW। वायु के सापेक्ष जल का कितना दे दिया? 4/3। फिर क्या दे दिया बेटा? कांच के सापेक्ष जल का, यानी क्या दे दिया? GNW। कांच के सापेक्ष जल का GNW, और ये कितना दे दिया बाबू? 8/9 दे दिया। ठीक, फिर क्या दे दिया? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक, कांच के सापेक्ष यानी वायु का GNA हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। कितना बढ़िया, ये हमसे पूछ रहा है बेटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आज? अभी अभी हमारा जो ठीक फार्मूला आया हुआ है, ठीक, दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। कौन कौन? एक तो ये है, एक और जब उल्टा करते हैं, जैसे ANW, ठीक, ANW बराबर 1 क्या लिख पाएंगे? WNA। ठीक, या ये कैसे आया? अभी अभी बताया था हमने, ANW इंटू क्या? WNA बराबर क्या होता है? 1। तो ANW बराबर ये नीचे चला जाएगा। ये दोनों याद रखना है आपको, जब भी उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए हमें ध्यान देना है, हम ये है, और हमारा मेन फार्मूला क्या है हम लोग जानते हैं, वायु के सापेक्ष जल का, यानी ANW इंटू WNG, जल के सापेक्ष कांच का, इंटू कांच के सापेक्ष जो पहले था वही लास्ट में आना चाहिए। ये वैल्यू कितनी आई हुई है? 1। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ANW तो एकदम दे दिया, तो इसको तो एकदम में रख देंगे, कितना? 4/3। फिर देखिए, यहाँ यहाँ GNW है, यहाँ WNG दिया है। ठीक, तो चलिए यहां से GNW से हम लोग WNG करेंगे तो 1/8/9 आ जाएगा कि नहीं? चलिए यदि आपको दिक्कत हो रही है तो 1 लिख दे रहे हैं यहाँ। WNG को यदि GNW लिखना होगा तो 1 क्या लिख पाएंगे बेटा? GNW इंटू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ GNA है और GNA ही पूछ ही रहा है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ GNA ही पूछ रहा है, तो ये 1। तो ध्यान दें, अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख पाएंगे बाबू? 4/3 इंटू 1। ठीक, ये GNW की वैल्यू कितनी है? 8/9 इंटू, भैया हो, ये GNA हमसे क्या कर रहा है? पूछ ही रहा है, और ये वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, कितना बढ़िया। अब देखें ये पलटेगा कि नहीं? GNA इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4/3 इंटू, ये पलटेगा, तो ये पलट के कितना हो जाएगा? 9/8। ठीक, इंटू का हो GNA, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अब इसको देखें, कैंसिल करते हैं, ये 3 जा, और ये 4 जा, कितना हो गया? 3/2 हो गया। 3/2 हुआ कि नहीं? और इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने तुरंत निकाल लिया। GNA
बराबर बेटा हो कितना 2/3। ठीक, हाँ थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया है बेटा, ठीक ना। तो इस तरीके से अपवर्तनांक को एकदम पूरी तरीके से समाप्त कर दिया हमने। अपवर्तनांक यहाँ 12th लेवल उससे ऊपर लेवल तक पूरा अपवर्तनांक हमने पढ़ा दिया। हमने सोचा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम डिटेल में आपको खूब बढ़िया से समझा दे, तो पूरा समझा दिया बेटा। थोड़ा सा कठिन है और एक बार दो बार अगर मन से ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से बाबू हम लोग आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप बेटा एकदम मस्त रहें, ठीक पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहें, ठीक, धन्यवाद।